हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 21। मिश्रा जी अपने जीजा के चक्कर में एक बार फिर थाने में बैठे थे। साथ में गुड्डू और गोलू भी थे। मिश्रा जी फूफा जी को लेकर थानेदार से बात कर रहे थे, तो वहीं गोलू भुआ के साथ मिलकर फूफा को किलसाने की पूरी कोशिश कर रहा था। फूफा को मिश्रा जी की तरफ घूरते पाकर गोलू ने कहा, का खा जाओगे गा उनको? खाएंगे तो हम तुमको बेटा, इट्ठो बार हमको यहाँ से बाहर निकल जाने दो, बताते हैं हम तुमको का है। फूफा जी ने मिश्रा जी से नजरें हटाकर गोलू को घूरते हुए कहा, एक नंबर के चुप। गोलू ने इतना ही कहा कि भुआ बिफर पड़ी और कहा, हे गोलू। गोलू ने तुरंत अपनी जबान संभाली और कहा, अरे भुआ, हम तो कह रहे थे कि एक नंबर चोखी बात कही फूफा ने, पर जे बात तुम राजस्थानी में काहे कह रहे हो? भुआ ने कहा, अरे भुआ, जब भाषा विवाद रहने दो, बेंगलोर वालों के लिए भावनाओं को समझो। तुम्हारे सामने फूफा हमको जे सब कह रहे हैं, हम इतने बुरे हैं का? गोलू ने कहा, अरे ना गोलू, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। एक उमलिया के पिताजी, खबरदार जो गोलू को कुछ कहे तो। बुआ जी ने फूफा जी को ही सुना दिया, तो बेचारे फूफा हैरान भुआ और गोलू को देखते हुए मन ही मन खुद से कहने लगे, जरूर हमरे पीछे से कोनो खिचड़ी पकाई है जे गोलू तिकड़मबाज ने। माफ करना मिश्रा जी, हमें पता होता जे आपके जीजाजी हैं तो हम इन्हें अरेस्ट करते ही नहीं, पर क्या करें, इनके खिलाफ शिकायत आई थी और जे चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। थानेदार ने मिश्रा जी से कहा। फूफा ने सुना तो वहीं से चिल्लाए, अरे का चुरा लिए हमऊ? एक तो हमका वहां अगवा करके रख दिया और ऊपर से हम ही चोर समझ रहे हो। मिश्रा जी ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा और शांत लहजे में कहा, शांत हो जाइए आदर्श बाबू, हम बात कर रहे हैं ना। हाँ करो, बात ही करोगे तुम, जे सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हारे कहने पर ही तो जे गोलू। फूफा जी ने कहा। फूफा जी कहीं सबके सामने सच ना उगल दें, सोचकर गोलू ने फिर से कहा, हाँ गोलू तो चूतिया है ना, जो मिश्रा जी के कहने पर आपको उठा लेगा। अरे हम गुड्डू भैया के दोस्त हैं, किसी मिश्रा के चमचे नहीं जो उनके कहने से चलेंगे। साला हमारी भी कोनो कानपुर में इज्जत है। ए गोलू, जाओ भाग कर दो चाय लेकर आओ, मिश्रा जी ने कहा। हाँ अभी लाया, कहकर गोलू वहां से तुरंत भाग गया। फूफा बस उसे जाते हुए देखते रहे। अभी 2 सेकंड पहले ही गोलू ने कहा कि वह मिश्रा जी का ऑर्डर नहीं मानता और अभी वह उनके कहने पर तुरंत चाय लेने चला गया। आप बताइए क्या करना है? कहा है कि कंप्लेंट तो आई है इनके खिलाफ, थानेदार ने कहा। फूफा ने चोरी किनके घर पर की है? इस बार गुड्डू ने कहा। थानेदार ने कांस्टेबल से शर्मा जी को तुरंत थाने बुलाने को कहा और फिर मिश्रा जी की तरफ पलटकर कहा, सुबह जिनके लापता होने की बात कही जा रही थी, ये वही है क्या? जी हाँ, अगर ये मामला जल्दी निपट जाता तो सही रहता। कहा है कि कल अम्मा की तीये की बैठक है और घर में बहुते काम है। हम और गुड्डू दोनों ही यहाँ हैं। रिश्तेदारी में ये सब बातें पहुंची तो अच्छा नहीं रहेगा, खामखा बदनामी होगी, मिश्रा जी ने कहा। बस शर्मा जी आ जाए, उसे कंप्लेंट वापस ले ले, उसके बाद छोड़ देते हैं इन्हें, थानेदार ने कहा। भुआ सब सुन रही थी। वह मिश्रा जी की तरफ आई और थानेदार से कहा, अरे कौन है ये शर्मा जो हमारे पति पर इतना बड़ा इल्जाम लगाए है? अरे हमारे घर में कोनो कमी है का जो ये चोरी करेंगे? शांत हो जाइए भुआ, उन्हें शायद कोनो गलतफहमी हुई है, गुड्डू ने कहा। मिश्रा जी ने गुड्डू से भुआ को घर ले जाने को कहा और खुद उठकर फूफा के पास चले आए। फूफा और मिश्रा जी के बीच इस वक्त जेल की सलाखें थी, जिनके पीछे खड़ा फूफा मिश्रा जी को बस घूरे जा रहा था। मिश्रा जी ने फूफा को देखा और कहा, रस्सी जल गई पर बल ना गया आदर्श बाबू। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अकड़ ना आदमी को सही होते भी गलत बना देती है। हम यहाँ तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठे हैं आनंद मिश्रा, जौन हरकत तुम किए हो ना, बहुते भारी पड़ने वाली है तुमका, फूफा ने गुस्से से कहा। मिश्रा जी मुस्कुराए। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि परिस्थितियां कैसी भी हो, मिश्रा जी शांत रहना जानते थे। उन्होंने फूफा को देखा और शांत लहजे में कहा, आप हमें समझने में भूल कर रहे हैं आदर्श बाबू। हम आज भी वही आनंद मिश्रा है जिनकी एक नज़र से लोगों का पेशाब छूट जाता था। हमें फिर से वही बनने पर मजबूर मत कीजिए। सिर्फ हम ही हैं जो आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी जो शर्मा, गुप्ता, तिवारी और वो थानेदार आज भी हमारे इशारे पर चलते हैं। अम्मा की वजह से चुप है, वरना हम तो उसी दिन आपको आपकी औकात दिखा देते जिस दिन आपने हमारे सामने ऊंची आवाज में बात की थी।
फैसला कर लीजिए, चुपचाप हमारे साथ घर चलना है या फिर यहाँ जेल में रातें बितानी है। शर्मा ना आए तब तक सोच लो। आदर्श बाबू को बड़े प्यार से धमकाकर मिश्रा जी वापस आकर कुर्सी पर बैठ गए। गोलू बाहर से 2 चाय ले आया, लेकिन ग्लास 3 थे। उसने एक चाय मिश्रा जी के सामने रखी और दूसरी चाय से आधी चाय खाली ग्लास में डालकर फूफा की तरफ चला आया। उसने गिलास फूफा की तरफ बढ़ाया तो फूफा ने गुस्से के मारे चाय नहीं ली। गोलू ने देखा तो कहा, अरे पी लो, क्या पता आपकी आखिरी चाय हो। बेचारे फूफा ने बीती रात से कुछ नहीं खाया था। उसने चाय ली और कहा, आखिरी चाय? गोलू फूफा के थोड़ा पास आया और धीमे स्वर में कहा है कि जिस हिसाब से बुआ बात बात पर अपनी चूड़ियां तोड़ने को तैयार रहती है ना, हमको लगता नहीं ज्यादा दिन जियोगे। फूफा ने गोलू को घूरा तो गोलू पीछे हट गया। वह वहीं जेल के बगल में फूफा के सामने उकड़ू बैठा और फूंक मारकर चाय पीने लगा। बीती रात के बाद ये पहली चाय थी जिसे गोलू शांति से पी पा रहा था। गोलू ने चाय खत्म की और मिश्रा जी के पास आकर कहा, हाँ तो मिश्रा जी, अब क्या करना है? गोलू इन दिनों मिश्रा जी के सामने कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो चुका था। उसके मुंह से सीधा मिश्रा जी सुनकर मिश्रा जी ने भवे चढ़ाकर उसे देखा और कहा, कहा बे गोलू, बारात में आए हो हमारी? जो मिश्रा जी का होता है, तुम्हारे बाप के दोस्त है, तुम्हारे नहीं। जबान को ना थोड़ा कंट्रोल में रखो, वरना यहीं पटक के पेल देंगे तुमको। गोलू तो बिना कुछ कहे उल्टे पैर फूफा के पास ही चला आया और कहा, साला जी आदमी तो किसी का सगा नहीं है, हमको ही लतिया दिया। तो तुम का सोचे, उनकी बात मान के उनसे रिश्ता कायम कर लोगे? वक्त पड़ने पर जे आदमी तुम्हारी ही चमड़ी का ढोल बनाएगा और बजाएगा बहुत जोर से। फूफा ने गोलू के बगल में आकर कहा, यार फूफा, तुम भी चिकाई कर रहे हो, सॉरी बोले ना तुमको। गोलू ने मायूसी से कहा। फूफा मुस्कुराए और कहा, सॉरी, तुमरे सॉरी की बत्ती बनाए के ना तुमरे तिये पर उसी का दीपक जलाएंगे, हमको बस यहाँ से निकलने दो। साला जी पूरा खानदान हमरे पीछे काहे पड़ गया है? हम तो उल्टा मिश्रा जी की मदद किए रहे और साला हमो ही हमरे ही तिये का इंतजाम कर रहे हैं। गोलू बड़बड़ाते हुए वहीं पड़ी बेंच पर आ बैठा। कुछ देर बाद शर्मा जी थाने आए। मिश्रा जी के कहने पर उन्होंने अपने पड़ोसी की कंप्लेंट को वापस ले लिया। कांस्टेबल ने फूफा को जेल से बाहर निकाला। घर जाने से पहले मिश्रा जी का फूफा से बात करना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने शर्मा जी को वहां से भेजने का प्रोग्राम सोचकर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। अरे काहे का शुक्रिया मिश्रा जी, पहले खुद ही अपने जीजा को अगवा करवाओ और फिर अच्छे बनकर उन्हें जेल से निकालने पहुंच जाओ। शर्मा जी ने उखड़े स्वर में कहा। जे किसने कहा आपसे? मिश्रा जी ने पूछा। आपके चहेते गोलू ने, कहकर शर्मा जी ने गोलू की सारी बातें मिश्रा जी को बता दी। मिश्रा जी ने सुना तो उनका सर ही घूम गया। मदद करने के नाम पर गोलू उनकी ही बत्ती बनाने में लगा था। मिश्रा जी ने चप्पल निकाली और बेंच पर बैठे सोच में डूबे गोलू के मुंह पर फेंक कर मारी। गोलू हड़बड़ाया और उठकर चिल्लाया, अब हम क्या करे? जे हमारी मदद करने का इनाम है, ऐसे 100-150 इनाम और रखे हैं तुम्हारे लिए घर पर, पहुंचो तुमसे वहीं बात करते हैं। मिश्रा जी ने अपने गुस्से को दबाकर कहा। गोलू समझ गया कि उसका सच सामने आ गया है, इसलिए उसने चुपचाप मिश्रा जी की चप्पल उठाई और उनकी तरफ बढ़ा दी। मिश्रा जी ने गोलू के हाथ से चप्पल छीनी और घर चलने को कहा। गोलू शर्मा जी के बगल से निकला और खा जाने वाली नजरों से उन्हें देखकर कहा, जे आग आपने ही लगाई है, बहुत बढ़िया, साला ससुर नहीं सच के असुर हो तुम। शर्मा जी ने कुछ नहीं कहा, बस अफसोस से अपना सर झटक कर रह गए और गोलू के पीछे ही वहां से निकल गए। फूफा आकड़कर मिश्रा जी के सामने से गुजरे और थाने से बाहर निकल गए। मिश्रा जी भी उनके पीछे आए और कहा, आदर्श बाबू। थाने से बाहर आकर आदर्श बाबू रुके और मिश्रा जी की तरफ पलट गए तो मिश्रा जी उनके पास चले आए और कहा, सबसे पहले तो जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। आपको परेशान करने का हमारा कोनो इरादा नहीं है, लेकिन वो दिन गुड्डू के लिए गलत बोलकर आप सही नहीं किए। सच का है जी आप और हम जानते हैं, हमने आज तक गुड्डू की अम्मा को भी जे सच्चाई नहीं बताई है और जीते जी को वो बताएंगे भी नहीं। गुड्डू हमारा बेटा है और जी सच है। आपको अम्मा के घर का आधा हिस्सा चाहिए, हम वो देने के लिए तैयार हैं। बस आइंदा से गुड्डू के लिए आपके मुंह से कुछ गलत ना निकले। बहुत मुश्किल से उसकी और शगुन की जिंदगी में सब ठीक हुआ है, हम उसको अब किसी परेशानी में नहीं डाल सकते।
अम्मा के दिन पूरे होने के बाद हम खुद वकील को घर बुलवा कर घर के पेपर बनवा देंगे, तब तक बस शांत रहिए। कहते हुए मिश्रा जी ने फूफा के सामने लगभग अपने हाथ जोड़ दिए। कुछ तो ऐसा था जो सिर्फ फूफा और मिश्रा जी ही जानते थे, और मिश्रा जी चाहते थे कि वह घर में किसी को पता ना चले। इसके लिए वे घर का आधा हिस्सा फूफा को देने के लिए भी तैयार हो गए। फूफा ने सब खामोशी से सुना और कहा, अगर तुम पहले ही मान जाते तो ये सब तमाशा नहीं होता मिश्रा। वैसे भी गुडुआ अकेला इतनी जायदाद का करेगा और कमा लेगा जैसे तुम कमाए हो। फूफा का एक एक शब्द मिश्रा जी को अपने सीने में चुभन का एहसास दे रहा था, लेकिन इस वक्त वे मजबूर थे, इसलिए फूफा को उल्टा सीधा ना बोलकर बस इतना ही कहा, चलिए घर चलते हैं, कल अम्मा की बैठक है, आपका होना बहुत ही जरूरी है। फूफा के चेहरे पर खुशी के भाव तैर गए और वे मिश्रा जी के साथ उनके स्कूटर की तरफ बढ़ गए। चलते चलते फूफा ने मिश्रा जी के कंधों पर अपनी बाह रख दी। मिश्रा जी बस गुस्से का घूंट पीकर रह गए। सामने से आते गोलू ने मिश्रा जी और फूफा को साथ देखा तो हैरानी से कहा, शाला जी ठाकुर और गब्बर मां दोस्ती कब से हो गई? मतलब अब मिश्रा जी और फूफा के हाथों तुम्हारी लंका लगने वाली है गोलू। एक काम करते हैं, बनारस भाग जाते हैं, वहीं संन्यास ले लेंगे, आएंगे ही नहीं वापस। गोलू बेचारा अपना प्लान बना ही रहा था कि तभी उसके कानों में मिश्रा जी की आवाज पड़ी, ए गोलू। हाँ चाचा, गोलू ने कहा, घर पहुंचो, तुमसे कुछ बात करनी है। मिश्रा जी ने स्कूटर गोलू के बगल में रोक कर कहा और आगे बढ़ गए। गोलू को अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था, जिसमें मिश्रा जी ने उसे नंगा करके सिर्फ कच्छे में बर्फ की सिल्ली पर लेटा रखा था और लेदर वाले बेल्ट से उसकी सुताई कर रहे थे। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 21। और हाँ, ये गोलू के कारनामों के कुछ पार्ट और है, यानी भाग 25 तक आपको सुनने के मिलेंगे। उसके बाद शुरू होगी असली कहानी। तो तब तक आप लेते रहिए मजे गोलू की पिटाई के। हम मिलते हैं अगले भाग में। बाय बाय।